अगली सुबह बैंक खुलने के साथ ही मैं ठीक 9 बजे बैंक में दाखिल हुआ। शहर के वस्त में वाकई ये एक बड़ी ब्रांच थी। उस वक्त मैं जीन्स और शर्ट पहने हुए था और आंखों पर धूप का चश्मा था जो बैंक के अंदर आने के बावजूद मैंने नहीं उतारा। बैंक का अमला पहले ही अपनी अपनी सीटें संभाल चुका था, मगर कैश उस वक्त लॉकर रूम से निकाला जा रहा था। उस ब्रांच में यकीनन कैश बहुत ज्यादा रहता होगा, इसलिए यहाँ बैंक के दरवाजे पर मुतय्यन गार्ड के अलावा अंदर भी कई मुसल्ला पहरेदार नजर आ रहे थे जो नीली वर्दी में मलबूस टहल रहे थे। लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया, मगर बैंक के काउंटर पर सबसे पहले चेक पेश करने वाला मैं ही था। काउंटर क्लर्क ने मुझसे चेक की पुश्त पर दस्तखत करने को कहा। मैंने एडम डी फ्लॉक के फर्जी दस्तखत करके चेक वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसने रजिस्टर में इंदराज करने के बाद एक टोकन मेरे हवाले कर दिया जिस पर एक नंबर पड़ा हुआ था। चेक की पुश्त पर नंबर डालने के बाद उसने अपने बराबर वाले शख्स की तरफ बढ़ा दिया था। मैं दीवारों के साथ लगे हुए सोफों पर बैठने की बजाय काउंटर के साथ ही एक तरफ खड़ा हो गया। मैं चेक पर नजर रखना चाहता था। दूसरे शख्स ने चेक लेकर एक लेजर की वर्क गर्दानी की। गालिबन वो अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा था। बैलेंस चेक करने के बाद उसने चेक पर दस्तखत किए और अपने अकब में एक मेज पर रख दिया। उस शख्स ने अपने पास रिकॉर्ड में मौजूद चेक के दस्तखत का मुआजना किया और फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। उसने पियन को बुलाकर चेक उसके हवाले किया और उससे कुछ कहा जो फासला ज्यादा होने की वजह से मैं सुन न सका। ताहम ये तो मैं देख ही सका था कि पियोन चेक लेकर उस कैबिन की तरफ बढ़ गया था जिस पर मैनेजर की तख्ती लगी हुई थी। ये एक गैर मामूली बात थी। आमतौर पर चेक मैनेजर तक नहीं जाता था, मगर मुझे जो चेक दिया गया था वो मैनेजर तक ले जाया गया था। यकीनन कोई गड़बड़ की बात थी। मुझे खतरे का एहसास हुआ, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अब जो भी होता मुझे भुगतना ही था। इतना तो मुझे यकीन था कि मैं किसी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसूंगा और अगर फंसा तो बआसानी इससे निकल जाऊंगा। चंद मिनट बड़े सुकून से गुजर गए। मेरे बाद आने वालों के चेक कैश हो रहे थे और वो रकमें लेकर जा भी रहे थे। अब तक 5 अफराद को अदायगी की जा चुकी थी। फिर कैशियर ने मेरा नंबर पुकारा। मैं देख रहा था कि मेरा चेक कैशियर के पास नहीं आया था। फिर उसने मेरा नंबर क्यों पुकारा था? बात जो भी रही हो, ये सोचने का वक्त नहीं था। बैंक के कैशियर के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो किसी फर्द का इंतजार करता रहे। मैं तेजी से आगे बढ़कर कैश काउंटर पर पहुंचा और कैशियर की तरफ टोकन बढ़ा दिया। कैशियर ने मुझसे टोकन लेकर उस पर खुदा हुआ नंबर देखा, फिर टोकन वापस करके बोला, आप मैनेजर साहब के पास चले जाएं। मैंने टोकन वापस लेते हुए तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और काउंटर के अकब से घूमकर बैंक के दूसरे सिरे पर वाक़े मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। कैशियर से कुछ कहना सुनना फजूल था, वो तो शायद कुछ जानता ही ना हो। मैनेजर से इजाजत लेकर मैं उसके कैबिन में दाखिल हो गया। स्याहफाम मैनेजर मुझे सवालिया नजरों से देख रहा था। मैंने मैनेजर से कहा, मैंने एक चेक पेश किया था, लेकिन कैशियर ने मुझे आपके पास भेज दिया। मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों हुआ। मैनेजर ने खुश अखलाकी से कहा, ओह तो ये चेक आपने पेश किया था, तशरीफ रखिए। उसने अपने सामने रखी हुई कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया। मैंने कहा, मेरा वक्त बहुत कीमती है मैनेजर साहब, और मैं अपना कीमती वक्त यूं जाया नहीं कर सकता। मुझे बताइए कि मसला क्या है। मैनेजर ने एक तवील सांस ली। बोला, मैं पूछ सकता हूं कि ये चेक आपको कहां से मिला? उसका लहजा सरसरी था, मगर मैं बहुत कुछ महसूस कर सकता था। मैंने माथे पर शिकने डालकर पूछा, क्या मतलब? क्या चेक कैश करवाने के लिए ये बताना भी जरूरी होता है? वो बोला, मखसूस हालात में हम अपने किसी भी क्लाइंट से ये सवाल कर सकते हैं। मैनेजर ने मखसूस पर जोर देते हुए मानीखेज लहजे में कहा था। मैंने सर्द लहजे में कहा, क्या बैंक के कवानीन में ऐसी कोई शिक मौजूद है जिसके तहत आप इस किस्म की पूछगिछ कर सकते हैं? मैनेजर ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, फर्ज कीजिए हमारा क्लाइंट हमें अपनी चेकबुक या चेकबुक में से किसी चेक की गुमशुदगी की इत्तला देता है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? मैं दम बखुद रह गया। ये फॉक्सट्रेट ने मेरे साथ किस किस्म का खेल खेला था, लेकिन मैंने अपने हवास यकजा रखे। मैंने कहा, मैं यहाँ मफरूजों पर गुफ्तगू करने की गरज से नहीं आया हूँ मिस्टर मैनेजर। अगर इस चेक के कैश होने में किसी किस्म की कबाहत है तो आप चेक वापस कर सकते हैं। मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, मैंने आपसे पूछा है कि ये चेक आपको कहाँ से मिला? मैंने उठते हुए कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर मैनेजर, मैं किसी गैर मुतल्लिक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैनेजर के स्याह होंठों पर मुस्कुराहट की एक लकीर सी उभरी। वो बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि इसकी नौबत आएगी। उसी वक्त उसके कैबिन का दरवाजा खुला और मुसल्ला पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। मैनेजर ने उनसे कहा, इस शख्स को गिरफ्तार करना है, इसने एक जाली चेक कैश करवाने की कोशिश की थी। मैनेजर ने चेक उनकी तरफ बढ़ाया
बोला इस चेक के मुताबिक इसका नाम एडम डी फ्लॉक है और पुश्त पर इसके दस्तखत भी हैं। एक सिपाही ने मैनेजर से चेक लेते हुए कहा, हम इससे पूछगिछ कर लेंगे जनाब। दूसरा हथकड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं बुरी तरह बौखला गया था। इस सूरत हाल का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि बात इस हद तक भी बढ़ सकती है तो मैं पहले ही फरार हो गया होता, मगर अब तो ये भी मुमकिन नहीं रहा था। 2 मुसल्ला पुलिस वाले कैबिन के बाहर भी मौजूद थे और पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहे थे। बैंक के मुसल्ला गार्ड्स अलग मुस्तैद थे और उन सब की तवज्जो मैनेजर के कैबिन की तरफ थी। उन्हें नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये अंदाजा करना क्या मुश्किल था कि कोई गैर मामूली सूरत हाल है, वरना पुलिस क्यों आती। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या हथकड़ी लगाना जरूरी है? मैं शरीफ आदमी हूँ। पुलिस वाला गुर्राया, बकवास मत करो। शरीफ लोग जाली चेक भिन्नाते नहीं फिरते। हाथ आगे लाओ वरना हम दूसरे तरीके भी जानते हैं। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा, यह सब कुछ गलत फहमी का नतीजा है। पुलिस स्टेशन चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि फरार होने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे बगैर हथकड़ी डाले ले चलो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस वाले के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे उसने मेरी एक बात भी न सुनी हो। उसने बड़े इन्हिमाक से मुझे हथकड़ी पहनाई और फिर मैनेजर से इजाजत लेकर मुझे बैंक से बाहर ले आए। गुस्से की ज्यादती से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं मादाम क्लारा से टकराने चला था, मगर उसके एक मामूली कारिंदे ने मुझे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद अपने आप पर आ रहा था। इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत थी? मादाम क्लारा से उलझना ही था तो बराह रास्त भी तो उलझा जा सकता था। कम से कम ये दुर्गत तो न बनती। अब पुलिस वालों से भुगतो। कमबख्तों ने एक नहीं सुनी, वरना तीसरी दुनिया के ममालिक की पुलिस तो ऐसी ही बातें सुनती है। मैं बैंक में मौजूद तमाम अफराद की तवज्जो का मरकज बन गया था। उनमें बूढ़े बच्चे सभी थे, खवातीन भी थी। वो सब मुझे यूं दिख रहे थे जैसे मैं कोई उजूबा हूँ, ऐसा उजूबा जो उन्होंने पहले कभी न देखा हो और न मुस्तकबिल में नजर आने की कोई तवक्को हो। उन सब की निगाहें मुझे अपने जिस्म में पेवस्त होती महसूस हो रही थी, मगर मैं सर झुकाए चल रहा था। मेरा अंदाज ऐसा ही था जैसा किसी हकीकी मुजरिम का हो सकता है, और इसमें मेरी अदाकारी का जरा भी दखल नहीं था। जो कुछ भी था फितरी था। मैं मुजरिम न सही, मगर इस झुंझुलाहट में जरूर मुब्तला था कि मैंने गलती क्यों की। उस वक्त मैं ये सोचने को भी तैयार नहीं था कि मैं भी इंसान हूँ और मुझसे भी गलती सरजद हो सकती है। बैंक से बाहर निकले तो भरी पूरी सड़क थी। बैंक से पुलिस वालों के साथ एक हथकड़ी बदस्त शख्स को निकलते देखकर मजमा लग गया। अगर मेरे हाथ में हथकड़ी न होती तो इस लम्हे से फायदा उठाकर मैं फरार होने की कोशिश कर सकता था। जब पुलिस वालों ने जमा हो जाने वाले लोगों को भभकी देकर मुंतशिर किया था। बैंक के दरवाजे के सामने ही पुलिस की मोबाइल वैन मौजूद थी। उस वैन में सवार कराने से कबल मेरी सरसरी सी तलाशी ली गई। शायद उन्हें मेरे पास किसी हथियार की तवक्को थी जो नहीं था। इस तरफ से मुतमईन होकर मुझे वैन में सवार करा दिया गया। 2 पुलिस वाले मेरे दाएं बाएं और 2 सामने बैठे थे। ड्राइवर के बराबर वाली नशिस्त पर भी 2 मुसल्ला पुलिस वाले मौजूद थे। इस तरह कुल 7 पुलिस वाले थे और मैं तन्हा था। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाया कि अगर मैं चाहूं भी तो फरार नहीं हो सकता। अव्वल तो मेरी राह की सबसे बड़ी रुकावट हथकड़ी थी। बिलफर्ज मैं उसके बावजूद कोई कोशिश करता तब भी उन पुलिस वालों से कुछ बैद नहीं था। उन्हें वैसे भी अपनी उंगलियों पर कंट्रोल नहीं होता। बौखलाहट में इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि फायरिंग से उनके अपने साथी भी जख्मी हो सकते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। वैन रवाना होने से कबल एक पुलिस वाले ने पूछा, कब से जाली चेक बनाने का धंधा कर रहे हो? दूसरे ने टुकड़ा लगाया, बोला ये ऐसे कबूलने वाला नहीं है, सूरत से ही आदि मुजरिम लगता है, इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से कुछ नहीं उगलेगा। मैं खून के घूंट पीकर रह गया। उन लोगों के मुंह लगना फजूल था। वो तो अपने बाप पर भी एतबार न करने वाले लोग थे। तहजीब की बात न मानकर मैंने जो गलती की थी उसका खमियाजा भी मुझे ही भुगतना था। तहजीब के साथ साथ बड भी बराह रास्त तसादुम के हक में था, जबकि मेरा ख्याल था कि मादाम क्लारा पर चुपके से वार करने में ज्यादा फायदा है। मगर एक बात मेरे हलक से नहीं उतर रही थी, आखिर फॉक्स स्ट्रेट ने मेरे साथ ये हरकत क्यों की? इससे उसे क्या फायदा पहुंच सकता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरे बारे में किसी से भी मशवरा न किया हो? ये सिर्फ मेरा वाहिमा हो कि वो मादाम क्लारा से या अपने से किसी बड़े से मुझे एग्लर में शामिल करने की बात करेगा। मुमकिन है उसकी अना को मेरे रवैये से जो ठेस पहुंची है उसके नतीजे में उसने मुझे सजा देने के लिए ये हरकत की हो। चेक पर उसके अपने दस्तखत थे, इसलिए मैं यकीन से कह सकता था कि उसने जानबूझकर मुझे फंसवाया है। खुद ही मुझे चेक कैश कराने भेजा और खुद ही बैंक को चेकबुक की गुमशुदगी की इत्तला दी ताकि मैं पुलिस के चुंगल में फंस जाऊं।
वो मुझे मेरी हैसियत का एहसास दिलाना चाहता था। मैं ख्यालात के भंवर में उलझा रहा। एक जराइम पेशा शख्स को इंतकाम लेने के लिए इतना अनोखा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी अना को ठेस पहुंची थी तो वो वहीं हिसाब बेबाक कर सकता था। मैं उसके क्लब की हुदूद में था। उसके एक इशारे पर उसके आदमी मेरी तिक्का बोटी करने के दरपे हो जाते, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मुझ पर उसकी शख्सियत का जो तासुर मुरत्तब हुआ था, उसके एतबार से तो उसे इतना मुतहम्मिल मिजाज नहीं होना चाहिए था। कम से कम इंतकाम लेने के लिए तो हरगिज नहीं होना चाहिए था। किसी बड़े फायदे के लिए वो अपनी तौहीन बर्दाश्त कर सकता था, मगर इंतकाम लेने के लिए तवील मंसूबाबंदी उसके मिजाज के खिलाफ मालूम होती थी। फिर आखिर ये क्या माजरा है? आखिर मैंने ख्यालात से चौंक कर अकबी जालियों से बाहर की तरफ देखा और हैरान रह गया। वैन शहर की हुदूद से बाहर निकल चुकी थी। मैंने बुलंद आवाज से कहा, तुम लोग मुझे कौन से थाने ले जा रहे हो? एक पुलिस वाले ने मुझे झिड़क दिया, बोला, खामोश बैठो, पूछगिछ करने का हक सिर्फ हमें है। मैं खामोश हो गया। वाकई मुझे पूछगिछ करने का हक नहीं था। ये हक तो सिर्फ पुलिस वालों का होता है, लेकिन वो मुझसे सोचने का और हैरान होने का हक तो नहीं छीन सकते थे। सो वो मैं होता रहा। वैन अब जिस मकाम से गुजर रही थी, वहां सड़क के दोनों तरफ खेतों के सिलसिले थे। हम शहर से बहुत दूर निकल आए थे। मैं बहुत देर ख्यालात में डूबा रहा था, इसलिए मुझे वक्त गुजरने का एहसास भी न हो सका था। मगर अब मैंने हर किस्म के ख्यालात जहन से झटक दिए थे और तवज्जो सिर्फ इस बात पर मरकूज थी कि किसी तरह वो रास्ते जहन नशीन करता रहूं जिन पर वैन चल रही थी। कुछ देर बाद वैन छदरे खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर मुड़ गई। कच्चे रास्ते पर अगरचे वैन सुस्त रफ्तारी से चल रही थी, मगर उसके बावजूद वैन को खासे झटके लग रहे थे। मैं संभल कर बैठ गया। कुछ देर मजीद गुजरने के बाद आखिरकार इस तकलीफ दे सफर का इख्तिताम हुआ और वैन एक मकाम पर रुक गई। एक कांस्टेबल ने वैन का अकबी दरवाजा खोलते हुए तमस्खराना अंदाज में कहा, तशरीफ लाइए सरकार। और मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर उठ खड़ा हुआ। वैन से उतरकर मैंने अतराफ पर एक सरसरी निगाह डाली। वैन एक बोसीदा मकान के सामने रुकी थी, जो या तो जेरे इस्तेमाल नहीं था या फिर उसके मकीन उसकी तरफ से कुछ ज्यादा ही बेपरवाही बरतने के आदी मालूम होते थे। मकान के नजदीक ही एक चौड़े मुंह वाला चौकोर कुआं था। उसे खेतों को सैराब करने का काम लिया जाता था। इन दो चीजों के अलावा तीसरी कोई काबिल जिक्र चीज नजर नहीं आई। मैंने उनसे पूछा, ये कौन सा थाना है? मगर अब उनके तेवर खासे बदले हुए नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, थाने कचहरी से हम लोगों को खुदा वास्ते का बैर है। हम तो अपने मामलात खुद ही तय कर लेते हैं। मेरे होंठ भिंच गए। मामला और ज्यादा उलझ गया था। इस बात में तो कोई कलाम नहीं रहा था कि वो लोग नकली पुलिस वाले थे। वो लोग मुझे मकान में लेकर आए और मुझे एक कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। हथकड़ी पहले ही खोल दी गई थी। कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। खिड़की एक भी नहीं थी और सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था। मैं एक दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। बर्ड वगैरह को मैंने खुद ही अपना ताकुब करने से मना कर दिया था, वरना उनमें से कोई मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक जरूर पहुँच जाता। मगर अब तो उन्हें मालूम ही नहीं हो सकेगा कि मुझ पर क्या गुजरी। तकरीबन 10 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो दो अफराद सादा लिबास में अंदर दाखिल हुए जो वैन की अगली सीट पर बैठे हुए थे। उनके साथ वो शख्स भी था जो ड्राइव कर रहा था, मगर वो दरवाजे में ही रुक गया था। दोनों अफराद निहत्ते नजर आ रहे थे, जबकि ड्राइवर के हाथ में खुदकार राइफल थी। वो बहुत चौकन्ने अंदाज में दरवाजे पर खड़ा हो गया था। बकिया दो अफराद मकान से बाहर चले गए थे। मुझे उनकी बातें करने और कह लगाने की आवाजें आ रही थीं। उन लोगों को कमरे में दाखिल होते देखकर मैं संभल गया। दोनों ही बेहद तनोमंद और अक्खड़ मिजाज नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसका लहजा सख्त था और अंदाज में नखवत थी। मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, चेक पर लिखा हुआ है, क्या तुमने देखा नहीं? उसने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में कहा, बकवास मत करो। जो कुछ पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो, वरना बहुत बुरा हशर होगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने बड़े सुकून से कहा, मेरा नाम एडम डी फ्लॉक है। वो बोला, वो चेक जो तुमने बैंक से कैश कराने की कोशिश की थी, तुम्हें कहाँ से मिला था? मैंने कहा, मैं इस किस्म के किसी बेहुदा सवाल का जवाब नहीं दे सकता, और तुम लोग मुझसे सवाल जवाब करने वाले कौन होते हो? मैंने बड़ी सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। दूसरा शख्स भी मुझे खूंखार नजरों से घूरने लगा था, मगर वो मुंह से कुछ न बोला। पहले वाले शख्स ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब सीधी तरह दो। मैंने बेपरवाही से कहा, मैं अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुमसे जो किया जाए कर लो। मैं हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार हो चुका था। मैं निहत्ता था
और पूरी तरह उनके रहम करम पर था, लिहाजा उनसे बेपरवाही तो सरजद होनी ही थी। जरूरत से ज्यादा एतमाद आदमी को ले बैठता है। मेरे दो टूक जवाब ने उसे बरहम कर दिया और वो दांत पीस कर मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उसे डॉज दिया, झुककर उसके हाथों के नीचे से निकला और बरकी सूरत से ड्राइवर पर जा पड़ा जो दरवाजे में राइफल लिए खड़ा था। उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मैंने एक हाथ राइफल की नाल पर डाला और उसके साथ ही बड़ी बेदर्दी से उसके एक लात रसीद की। राइफल उसके हाथ से छूट गई और वो हलक से एक कर्बनाक आवाज निकालता हुआ फर्श की तरफ झुकता चला गया। मुझे अंदाजा था कि चंद मिनट तक वो सिर्फ तड़पता ही रहेगा, लिहाजा उसकी तरफ देखने की भी जहमत किए बगैर मैं बड़ी फुर्ती से मुड़ा। राइफल मैंने बदस्तूर नाल की तरफ से पकड़ रखी थी। जिस वक्त मैं पलटा उस वक्त वो शख्स मुझ पर झपटने की कोशिश कर रहा था जो कमरे में आने के बाद खामोश खड़ा था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर राइफल लठ की तरह घुमाई जो उसके सर पर पड़ी और वो उछल कर पहलू वाली दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। तीसरा शख्स अपनी जगह यूं मुंजमद हो गया था जैसे किसी ने जादू के जोर से उसे पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया हो। मैंने उस पर राइफल तानी और मोहतात अंदाज में ड्राइवर की तरफ पलटा जो दरवाजे में पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसके सर पर भी राइफल का बट रसीद किया और वो भी बेहोश हो गया। अब मेरे सामने वाहिद शख्स रह गया था। मैंने सफाकी से कहा, हाँ दोस्त, अब बताओ किसका हशर बुरा होगा। जवाब में वो सिर्फ थूक निगल कर रह गया। उसके मुंह से कोई आवाज न निकल सकी। मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम जबान खोलना पसंद करोगे या मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। उसने फिर कोई जवाब न दिया। वो किसी सोच में पड़ गया था, शायद सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दफतन मैंने खुर्रा कर कहा, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उसने बड़ी बेबसी से मुझे देखा, फिर खामोशी से दीवार की तरफ मुंह कर लिया। यानी उसे मरना गवारा था मगर जबान खोलना मंजूर नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम था कि वो लोग कौन हैं और उन्होंने मुझे किस मकसद के तहत घेरा था। मैंने फैसला किया कि उनकी जानों से खेलना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे भी बेहोश कर दिया। कोई और वक्त होता तो मैं उन लोगों की असलियत मालूम करने की कोशिश जरूर करता, मगर उस वक्त मुझे तवज्जो अपने मिशन की तरफ मरकूज रखना थी। वो तीनों बेहोश हो गए थे और मुझे तवक्को थी कि उन्हें 2 घंटे से कबल होश नहीं आएगा। मैंने तेजी से उन तीनों की तलाशी ली और उनमें से एक की जेब से वो चेक बरामद हो गया जो तमाम फसाद की जड़ था। मैंने चेक एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। फिर मैं दूसरे कमरे में आया जहां एक दीवार पर मुझे पुलिस की वर्दियां टंगी हुई नजर आ रही थीं। बकिया चारों अफराद बाहर थे और इस बात से बेखबर थे कि अंदर क्या इनकलाब आ चुका है। उनकी खुशगपियों की आवाज अब भी मेरे कानों में आ रही थी। मैं बड़ी तेजी से मकान की तलाशी लेने में मसरूफ था। जल्द ही मुझे मतलूबा शय मिल गई। ये रस्सी का एक लच्छा था। रस्सी का लच्छा लेकर मैं बैरूनी दरवाजे पर आया जो खुला हुआ था। मैंने उसकी ओट से झांका। चारों अफराद हाथ मुंह धोकर वापसी के लिए पलट रहे थे। मैंने महज एक लम्हे के लिए सोचा और फिर हाथों में राइफल लिए दरवाजे से बाहर आ गया। राइफल का रुख जाहिर है उन्हीं चारों की तरफ था। मुझे इस तरह मकान से बरामद होते देखकर वो चारों ठिठक गए। उनके हाथ मशीनी अंदाज में सर से बुलंद हो गए थे। मैंने सफ़ाकाना लहजे में कहा, तुम लोगों को यकीनन हैरत हो रही होगी। हैरत जरूर करो मगर इस बात पर कि मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ जाने का फैसला किया है। उन चारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। कुछ ही देर कबल वो मुझे हथकड़ी लगाकर यहाँ लाए थे और अब मेरे ही सामने मुजरिमों की तरह खड़े थे। मैंने हाथ से एक शख्स की तरफ इशारा किया, कहा, तुम तीनों जमीन पर औंधे लेट जाओ और तुम मेरे करीब आओ। 3 अफराद बेचूं-चरां जमीन पर लेट गए और चौथा शख्स मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसके करीब आने से कबल ही रस्सी का गुच्छा उसकी तरफ उछाल दिया। मैंने उसे हुक्म दिया, इन तीनों के हाथ पुश्त पर ले जाकर मजबूती से बांध दो। वो रस्सी का गुच्छा लेकर अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे धमकी दी, कहा, बंदिशें मजबूत होनी चाहिए वरना खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अपनी जान बचाने की खातिर उसने अपने तीनों साथियों के हाथ खूब मजबूती के साथ जकड़ कर बांध दिए। जब वो तीनों के हाथ बांध चुका तो मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे भी अपने साथियों के पास लेट जाने को कहा। उसने मेरे हुक्म की तामील की और मैंने बाकी मांदा रस्सी से उसके हाथ भी जकड़ दिए। फिर इस बात का मजीद इत्मीनान भी कर लिया कि वो लोग किसी भी तरह अपनी बंदिशें खुद नहीं खोल सकेंगे। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, अब तुम लोग आराम करो दोस्तों। आज के वाक़े से तुम्हें इतना सबक तो जरूर मिल गया होगा कि जो शख्स दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। उनमें से कोई कुछ न बोला। शायद उन्हें अपनी जाने बच जाने का यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें खौफ था कि अगर उन्होंने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो कहीं मैं उन्हें हलाक ही न कर डालूं। मैं दोबारा मकान के अंदर आया और उस कमरे में पहुंच गया जहां पुलिस वाली वर्दियां टंगी हुई थीं। मैंने उनमें से अपने साइज की एक वर्दी निकाली और अपने कपड़े उतार कर वर्दी पहन ली।
फिर मैंने अपना लिबास तह करके साथ लिया और वहीं से एक रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल लिया। चंद ही मिनट के बाद मैं पुलिस वैन स्टार्ट कर रहा था। चारों बदमाश मकान के सामने बंधे पड़े थे। सूरज में तपिश बढ़ती जा रही थी और मुझे यकीन था कि जब तक कोई भूला भटका इनकी गुलू खलासी कराएगा, इनकी खासी भुनाई हो चुकी होगी। वो चारों मुझे हसरत भरी नजरों से वहां से रवाना होते देखते रहे, मगर मैंने उन पर तवज्जो देने की जहमत न की और तूफानी रफ्तार से गाड़ी मोड़कर रवाना हो गया। कच्चे रास्ते पर ड्राइविंग के नतीजे में गर्द गुबार के बादल बुलंद हो रहे थे।